हाय बच्चों, इस वीडियो में हम विज्ञान भाग 1 के पार्ट 3 के नोट्स देखेंगे। बच्चों, पार्ट 3 के नोट्स में पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए उचित पर्याय चुनकर रिक्त स्थान भरिए। जैसे पहला दिया है बच्चों, लोहे के पतरे पर जंग न लगने के लिए हम उस पर डैश करके धातु का लेप लगाया जाता है। तो कौन सा लेप लगाते हैं? कौन सी धातु का? जस्ते का लेप लगाते हैं। तो लोहे के पतरे पर जंग ना लगे इसलिए कौन सा लेप लगाते हैं? जस्ते का। फेरस सल्फेट का फेरिक सल्फेट में रूपांतरण होने की क्रिया को डैश अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्यों कहते हैं बच्चों? अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर फेरस और यहाँ पे क्या आ रहा है? फेरिक। तो फेरस में जो बच्चों है क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और Fe में क्या होते हैं बच्चों? 3 होते हैं। तो फेरस से फेरिक का निर्माण होने के कारण इसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तीसरा है, अम्लयुक्त पानी में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पानी का अपघटन होता है। याद रखना, जब भी हम किसी अम्ल में पानी जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस समय पानी में क्या होता है? उसका अपघटन होता है। चौथा, बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जिंक सल्फेट का जलीय विलयन मिलाते हैं। तो बेरियम क्लोराइड में जब हम जिंक सल्फेट का जलीय विलयन मिलाते हैं तो यह युग्म विस्थापन अभिक्रिया होती है। युग्म विस्थापन क्या होती है? जब इनकी अभिक्रिया करते हैं तो इन बच्चों अभिक्रिया में आयनों की आपस में क्या होती है? अदला बदली होती है। आयनों की आपस में अदला बदली मतलब बेरियम जो है सल्फेट से अभिक्रिया करता है और जिंक जो है क्लोराइड से। मतलब बेरियम सल्फेट बनता है उत्पाद और इधर जिंक क्लोराइड उत्पाद बनता है। तो आयनों की अदला बदली होने के कारण से युग्म विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा देखिए, निम्नलिखित दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जैसे पहला प्रश्न है, जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन क्रिया एक साथ घटित होती है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखो बच्चों, जब भी किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन ये दोनों क्रियाएं जब एक साथ घटित होती है तो उस अभिक्रिया को हमेशा रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो मैंने उत्तर लिखा है, तो उस अभिक्रिया को कहते हैं बच्चों रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इन्होंने पूछा है उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो मैंने उदाहरण लिख के दिखाया है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, एरो का निशान, कॉपर प्लस के H2O। अब बच्चों यहाँ पर ऑक्सीकरण किसका हो रहा है और अपचयन ये भी हमको लिख के दिखाना है। देखो, मैंने यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का कॉपर पे अपचयन लिखा है। क्यों अपचयन लिखा है? क्योंकि बच्चों देखो, कॉपर ऑक्साइड से जब उत्पाद बना है ना, यहाँ पे क्योंकि इस साइड वाले भाग को हम अभिकारक कहते हैं। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं और जो नया पदार्थ बनाते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि जो कॉपर ऑक्साइड अभिकारक है तो कॉपर ऑक्साइड अभिकारक से जो उत्पाद जो बन रहा है वो कॉपर बन रहा है, यानी कि इसने अपनी ऑक्सीजन यहाँ पे खो दी है। जब ऑक्सीजन खोता है तो इसको हम अपचयन कहते हैं। उसके बाद नीचे देखते हैं, हाइड्रोजन से बच्चों पानी बन रहा है। यहाँ पर क्या बन रहा है? पानी बन रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन से यहाँ पे ऑक्सीजन आ रही है, यानी अभिकारक में हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन आ रही है उत्पाद में। तो यहाँ पे बच्चों जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से यहाँ पे सहयोग कर रहा है यानी ऑक्सीजन को अपने साथ ले रहा है तो उस समय से हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो मैंने इसको एक्सप्लेन करके बताया है कि कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन परमाणु खोता है तो उसको अपचयन कहते हैं और हाइड्रोजन का परमाणु ऑक्सीजन से संयोग होता है और पानी बनाता है, इसलिए हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण होता है। इस प्रकार ऑक्सीकरण तथा अपचयन जब एक साथ घटित होती है तो उसको हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद देखते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन इस रासायनिक अभिक्रिया का दर कैसे बढ़ा सकता है? तो बच्चों, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन करने के लिए उसमें बच्चों हमें मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी MnO2 का पाउडर डालने पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्र गति से होती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जब हम अपघटन कर रहे हैं तो उसमें हम क्या डाल रहे हैं? मैग्नीज डाइऑक्साइड। और मैग्नीज डाइऑक्साइड डालने के कारण वो जो अभिक्रिया है उनका अपघटन जो है वो तीव्र गति से हो रहा है और तीव्र गति से होकर हमें यहाँ पे पानी प्लस ऑक्सीजन बन रहा है। तो हमने यहाँ पे याद रखना कि अभिक्रिया का दर किससे बढ़ता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड से, MnO2। इसका मेन उत्तर ये है। उसके बाद देखते हैं, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन का संदर्भ लेकर अभिक्रिया के कौन से प्रकार हो सकते हैं? ये उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ऑक्सीजन व हाइड्रोजन का संदर्भ लेकर अभिक्रिया के प्रकार होते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन होते हैं। तो ऑक्सीकरण हम जानते हैं, ऑक्सीजन में देखो हम उदाहरण लिख रखा है मैंने, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, एरो का निशान कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैंने आपको बताया था जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। तो अभिकारक कौन है? कार्बन और ऑक्सीजन। और उत्पाद कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो यहाँ पे कार्बन था,
यहाँ पे अभिकारक में क्या है, कार्बन। कार्बन से उत्पाद में कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बन रहा है, क्योंकि इस कार्बन ने ऑक्सीजन से क्या करी है, अभिक्रिया करी है, और अभिक्रिया करने के कारण कार्बन से यहाँ पे कार्बन ऑक्साइड बन रहा है, यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया हो रही है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, कार्बन प्लस के हाइड्रोजन से हमें मीथेन प्राप्त हो रहा है। तो ये अभिकारक हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक होता है, और जो नया उत्पाद बनाते हैं उसे हम, जो नया पदार्थ बनाते हैं उसे हम उत्पाद कहते हैं। उत्पाद कौन है, मीथेन है, खाली यहाँ पर एरो के इस साइड। तो बच्चों देखो, कार्बन से यहाँ पे क्या बन रहा है, मीथेन बन रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन था नहीं, लेकिन जब उत्पाद बना तो हाइड्रोजन आ गया उसके साथ, कार्बन के साथ। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, आपकी अपचयन अभिक्रिया हो गई। मतलब जब ऑक्सीकरण कब होती है, जब कार्बन ऑक्सीजन से संयोग करता है तब ऑक्सीकरण होता है, और हाइड्रोजन जब क्या करता है, कार्बन से सहयोग करता है, तब उसको हम क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। तो जब अधिकतर कार्बन पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तब मीथेन गैस बनती है, और इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन ग्रहण करता है, इसलिए यह अपचयन अभिक्रिया है। अब उसके बाद ई देखते हैं, अभिकारक उत्पाद की परिभाषा लिखकर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अभिकारक मतलब क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उसे अभिकारक पदार्थ कहते हैं। उत्पादन क्या है, तो उत्पाद क्या होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में जब नया पदार्थ तैयार होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। जैसे यहाँ पे वाला एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। तो अभिक्रिया में कौन भाग ले रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन, तो इसलिए इसे अभिकारक कहेंगे। उधर देखो, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, नया पदार्थ बन रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। तो इस उदाहरण को भी हमें याद करना है। उसका स्पष्टीकरण पूछा है तो स्पष्टीकरण भी आपको याद करना है। कार्बन हवा से जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार होती है, और यह रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें कार्बन तथा ऑक्सीजन अभिकारक है तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद है। उसके बाद देखें छोटा ऊ, NaOH का पानी में घुलना और कैल्शियम ऑक्साइड का पानी में घुलना, इन दोनों घटनाओं में समानता व अंतर स्पष्ट करनी है। तो पहले हम समानता पढ़ लेते हैं। अब देखो बच्चों, समानता क्या है, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड को पानी से अलग अलग घोलने पर, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम पानी में घोलते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड को भी जब अलग हम पानी में घोलते हैं, दोनों को अलग अलग घोलने पर उसमें से ऊष्मा क्या होती है, बाहर निकलती है। जब ऊष्मा बाहर निकलती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया कहते हैं। जब ऊष्मा बाहर मुक्त होती है तो उसे ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इन्होंने बच्चों एग्जाम्पल दिया है NaOH प्लस के H2O, NaOH प्लस की ऊष्मा, याद रखना जब ऊष्मा उत्पाद के साथ होगी, ये NaOH क्या उत्पाद है, जब ऊष्मा उत्पाद के साथ होगी तब कौन सी अभिक्रिया होती है, ऊष्मा उन्मोची होती है, ये पहचान है इसकी। अब इसी प्रकार कैल्शियम ऑक्साइड पानी दे रखा है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, तो यहाँ पे भी देखो ऊष्मा किसके पास है, उत्पाद के साथ है, अभिकारक के साथ नहीं है। यानी कि जब उत्पाद के साथ ऊष्मा जुड़कर आती है तो उसे हम ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, अब अंतर क्या है बच्चों इन दोनों में। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, प्रबल अम्ल के रूप में पाया जाता है, लेकिन जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसका जलीय विलयन सौम्य क्षार, सौम्य बहुत ही कम, ठीक है, क्षार के रूप में माना जाता है। ये इनके अंदर अंतर है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, निम्नलिखित की परिभाषा लिखकर स्पष्ट कीजिए। तो ऊष्माग्राही, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे हम ऊष्माग्राही अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अब ये क्या है बच्चों, इधर वाले अभिकारक है, तो अभिकारक के साथ देखो ऊष्मा जुड़कर आ रही है, इसलिए हम इसे ऊष्माग्राही अभिक्रिया कहेंगे। अगर इस साइड जुड़ के आती तो उसको हम ऊष्मा उन्मोची कहते हैं, लेकिन यहाँ पे परिभाषा ऊष्माग्राही की दी है तो उदाहरण भी हम ऊष्माग्राही का लिखेंगे। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा क्या करती है, इसको अवशोषित करती है, तो उसे हम ऊष्मा अभिक्रिया ग्राही अभिक्रिया कहते हैं। पानी में पोटेशियम नाइट्रेट को मिलाने पर ऊष्मा का अवशोषण होता है और विलयन का तापमान क्या होता है, घटता है। उसके बाद संयोग अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में दो या अधिक अभिकारकों का रासायनिक संयोग होकर केवल एक ही उत्पाद तैयार होता है उसको संयोग अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया है मैंने, आयरन प्लस सल्फर, ये दोनों संयोग करके क्या बना रहे हैं, FeS फेरस सल्फाइड बना रहे हैं। इसका मतलब क्या कि जिस अभिक्रिया में यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं अभिकारक कितने हैं, दो, और उत्पाद क्या होता है, एक। जब जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक हो लेकिन उत्पाद जो है केवल एक ही तैयार करता हो तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, संयोग अभिक्रिया कहेंगे। तो प्रयोगशाला में लोहा और गंधक की अभिक्रिया होकर आयरन सल्फाइड एक में उत्पाद बनता है, ये संयोग अभिक्रिया हो गई। अब उसके बाद बच्चों संतुलित अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में
अभिकारक तथा उत्पादक तत्वों के परमाणु की संख्या समान हो उसे संतुलित अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैंने दिखा रखा है, सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, एरो का निशान सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। देखो ये अभिकारक है और ये क्या है, उत्पाद है। अब हमें देखना है कि इन अभिकारक में और उत्पाद में जो है इनके परमाणु के संख्या कैसी समान है। तो देखो यहाँ पे अभिकारक में केवल क्या है, सिल्वर है। यहाँ पे है कि कहीं नहीं, अभिकारक का सिल्वर देखा। अब उसके बाद हम उत्पाद का देखेंगे, तो उत्पाद का भी देखो सिल्वर है, इसके आगे कितना है, एक है। तो अभिकारक और उत्पाद में सिल्वर समान है। उसके बाद हम देखते हैं नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन है बच्चों। तो यहाँ पे कहीं नाइट्रोजन है क्या, अगर आप इसको सोच रहे हो तो ये सोडियम है, तो ये नाइट्रोजन है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन कहाँ है, इधर है बीच में। तो नाइट्रोजन भी देखो एक है, यहाँ पे भी एक है। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है बच्चों, 3। यहाँ पे कहीं ऑक्सीजन है क्या, अभिकारक में नहीं है। उत्पाद में देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 3। तो इधर भी संख्या समान है, इधर भी। अब बचा क्या हमारा, सोडियम। सोडियम देखो यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे भी एक है। उसके बाद क्लोरीन भी यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है। यानी कि अभिकारक उत्पाद में जितने भी परमाणु हैं उनकी संख्या कैसी, समान है, इसलिए इसे हम संतुलित अभिक्रिया कहते हैं। ये देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जब एक यौगिक में स्थित कम क्रियाशील तत्वों के आयनों का स्थान जब दूसरे अधिक क्रियाशील तत्व आयन बनकर लेते हैं तो उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए बच्चों, कॉपर सल्फेट प्लस के Fe, एरो का निशान FeSO4 प्लस के कॉपर। तो बच्चों देखो यहाँ पर ये जो आयरन है इस कॉपर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो इस आयरन ने क्या करा, कॉपर को यहाँ से हटा कर देखो यहाँ पर अपना स्थान ले लिया है। तो ये FeSO4 बन गया और कॉपर जो हटकर यहाँ पे आ गया उसका अवशेप नीचे। तो जिसमें जो है अधिक क्रियाशील तत्व जो है कम क्रियाशील तत्व को हटाकर, ये ऐसे बोल सकते हैं कि कम क्रियाशील तत्वों के आयनों का स्थान जब अधिक क्रियाशील वाले स्थान लेते हैं, अपना बना लेते हैं, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें एक्सप्लेन करके दिया है, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का बुरादा डाला जाता है तो कॉपर आयनों का स्थान कौन लेता है, आयरन लेता है, और कॉपर सल्फेट में से कॉपर बाहर निकल जाता है, और या Fe आयरन के कारण कॉपर सल्फेट से कॉपर का क्या होता है, विस्थापन होता है। इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद देखो बच्चों, चौथा है वैज्ञानिक कारण। चूने के पत्थर को गर्म करने पर निकलने वाली गैस को ताजा चूने के पानी में प्रवाहित करने से चूने का पानी जो दूधिया है किसके कारण होता है, ऐसा प्रश्न है इसमें। तो सो सिंपल बच्चों, चूने के पत्थर को जब हम गर्म करने पर निकलने वाली गैस CO2 को जब चूने के पानी में हम प्रवाहित करते हैं तो अघुलनशील सफेद रंग का वहां पर कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। इस कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही चूने का पानी क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। ये उत्तर लिखना है हमको। उसके बाद देखो, शाहाबादी फर्श के टुकड़े, कोई शाहाबादी फर्श के टुकड़े हैं उसमें HCl में डालने पर जल्दी अदृश्य नहीं होते, मतलब जल्दी घुलते नहीं है, किंतु फर्श का चूर्ण डालने पर जल्दी अदृश्य होते हैं। क्यों, क्योंकि बच्चों जो रिएक्शन जो अभिक्रिया निर्भर करती है वो उनके आकार पर निर्भर करती है। आकार पर मतलब क्या, जितना चूर्ण मतलब जितना आकार छोटा होगा उतनी अभिक्रिया क्या होगी, जल्दी होगी और वो अदृश्य हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो टुकड़ों से जो आकार किसका छोटा है, चूर्ण का, तो चूर्ण से अभिक्रिया करने पर क्या होता है, वो अदृश्य हो जाता है। जैसे हम उत्तर देखते हैं कि शाहाबादी फर्श की एसिड के साथ अभिक्रिया में फर्श के टुकड़ों की अभिक्रिया, फर्श के चूर्ण का आकार क्या होता है, छोटा होता है। टुकड़ों की अपेक्षा किसका आकार छोटा होता है, फर्श की चूर्ण का आकार। ठीक है, आकार चूर्ण होने के कारण शाहाबादी का फर्श का चूर्ण जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालते हैं तो तीव्र गति से संयोग होकर वो जल्दी क्या हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। अब उसके बाद देखते हैं ई, प्रयोगशाला में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से तनु अम्ल बनाते समय पानी में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल धीमी गति से डालते हुए कांच की छड़ को क्यों हिलाते हैं, क्यों हिलाते हैं बच्चों। अगर हम डायरेक्ट डाल देंगे ना तो बच्चों क्या होगी, वहां पर ऊष्मा उन्मोची की क्रिया होगी, ऊष्मा बाहर निकलेगी, है ना। तो ऊष्मा उन्मोची की क्रिया ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको कांच के छड़ से धीरे धीरे हिलाते हैं। तो मैंने उत्तर क्या लिखा है, प्रयोगशाला में सांद्र सल्फ्यूरिक जो कि खूब स्ट्रांग होता है, जिससे हमारे हाथ जलने की संभावना होती है बच्चों। जब हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में तनु अम्ल बनाते समय जब पानी में हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं तो ऊष्मा उन्मोची क्रिया घटित होती है। ठीक है, यह ऊष्मा बाहर निकलती है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते समय कांच की छड़ से विलयन को हिलाना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, अगर हम हिलाएंगे नहीं तो ऊष्मा उन्मोची की अभिक्रिया होगी। तो इसका उत्तर ये है
ई देखो, खाद्य तेल को अधिक समय तक संग्रहित करने के लिए हवाबंद डिब्बे का उपयोग करना क्यों उचित होता है? खाद्य तेल जो बच्चों होता है उसको अधिक समय तक अगर हम इकट्ठा करते रहेंगे, अगर सपोज करो एक ही तेल को अगर हम क्या करेंगे, महीना 15 6 महीने तक अगर उसी हम तेल का उपयोग करते रहेंगे तो उसमें क्या आने लगेगा बच्चों, स्वाद बिगड़ जाएगा, उसमें गंध भी आने लगेगी, जिससे बदबू फैल जाएगी, है ना? तो उस बदबू को टालने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ऑक्सीकारक अवरोधक का उपयोग करना चाहिए। ऑक्सीकारक अवरोधक का मतलब क्या? उस खाद्य तेल को हमें हवाबंद डब्बे में इकट्ठा करना चाहिए जिससे उसका ऑक्सीकरण नहीं होना चाहिए। ऑक्सीकरण नहीं होगा तो फिर क्या होगा? वो तेल भी खराब नहीं होगा और उसमें बदबू भी नहीं होनी होगी। तो इस प्रश्न का उत्तर यह है। उसके बाद आगे का वीडियो हम अगले भाग में देखेंगे।